हम लिपि के बारे में हम पढ़ रहे थे। लिपि के बारे में हमने पढ़ा था कि जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी तो मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए। ये चिन्ह क्या कहलाए? ये चिन्ह है लिपि कहलाए। फिर हमने हमने लिपि की परिभाषा की थी कि भाषा की, जैसे हम कह सकते हैं कि भाषा की मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित चिन्ह किए गए चिन्हों को, संकेतों को लिपि कहते हैं। देखिए, भाषा लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। भाषा की मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों या संकेतों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो सभी जो भाषाएं हैं उनकी अपनी अपनी लिपियाँ हमने पढ़ी थी। देवनागरी लिपि का प्रयोग जैसे हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में किया गया है। और फिर हमने जो हमारी भारतीय भाषा है हिंदी, और उस हिंदी के लिए है देवनागरी लिपि का जिस प्रकार प्रयोग किया गया था, हमने उस देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ा था कि इसकी उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है, कि लिपि का कार्य है भावों का अंकन करना है, और अपने इस कार्य में जो लिपि जितनी ही सफल होगी उसे उतनी ही शक्ति संपन्न और उपयोगी उसे माना जाएगा। हमने इसके बारे में पढ़ा। हमने लिपि की विशेषताएं पढ़ी थी। देवनागरी लिपि की विशेषताएं पढ़ी। भाई बाई से दाई ओर लिखी जाती है, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, सभी के लिए स्वर व्यंजन के अलग अलग जो लिपि चिन्ह विभक्ति यहाँ पर किए गए हैं, वर्णों का उच्चारण एक स्थान से होता है, और संसार की किसी भाषा का उच्चारण किया जा सकता है, शिरोरेखा का प्रयोग होता है, उच्चारित वर्ण ही लिखे जाते हैं, चंद्रबिंदु का अनुस्वार ध्वनियों के लिए पृथक चिन्ह यहाँ पर बने हुए, अनुनासिक अनुस्वार के लिए, और स्वरों के लिए मात्राओं की निश्चित व्यवस्था है। मात्राओं का प्रयोग व्यंजनों और स्वरों के समय में होता है, अक्षरों में सुडौलता है, गोलाई से युक्त है, वर्ण जो है स्पष्ट है, रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती हैं, और वर्ण विभाजन में जो है वैज्ञानिकता का पुट हमें यहाँ पर मिलता है। हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी। अब हम देखते हैं कि जो है लगभग, हालांकि पूछा नहीं जाता है, विशेषता ही पूछी जाती है देवनागरी लिपि की, लेकिन हम इसकी कमजोरियाँ, कुछ इसके दोष जो हैं, कमियां हैं, वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा कि देवनागरी लिपि की कमियां, कौन कौन सी कमियां यहाँ पर देवनागरी लिपि की है। अनेक विशेषताओं के युक्त होते हुए भी है देवनागरी लिपि में कुछ कमियां दिखाई देती हैं। अब वो कमियां कौन कौन सी हैं देखिएगा। पहली कमी जो बताई गई है, इसमें वर्ण के दोहरी रूप की प्रवृत्ति है, अतः एक रूपता का अभाव दृष्टिगोचर होता है। वर्ण जो है वह दो रूप में लिखा जाता है, कई वर्ण दो रूप में लिखे जाते हैं, इसलिए इसमें एक रूपता का अभाव हमें मिलता है। हालांकि वो आज है मानक संस्था के द्वारा, हिंदी मानक संस्था के द्वारा वो जो है भेद हटा दिए गए हैं, लेकिन पहले जो है, जैसे हम देखते हैं पहले झ, जैसे झंडा, झ इस प्रकार लिखा जाता था और इस तरह भी लिखा जाता था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में क्या दे दिया, इसको मान्यता दे दी गई है। पहले अण जो है इस प्रकार लिखा जाता, आज भी लिखा जाता है, और वर्तमान में इसको मान्यता दे दी गई है। इसलिए वर्णों को जो लिखने का जो रूप है उसमें यहाँ पर हमें जो है दोहरे रूप यहाँ पर प्रवृत्त होता है। दूसरी इसकी कमी, इसके कुछ लिपि चिन्ह भ्रामक होते हैं। जैसे देखिए, लिपि चिन्ह जो लिखने का तरीका होता है वो भ्रमपूर्ण होता है। हम देखते हैं जैसे खाना लिखा जाता है, ख जो है खान, रे और वे, आ की मात्रा, न और आ की मात्रा। देखिए, अगर इस तरह से हम लिख देते हैं इसको, रे एक तरह से खाना लिखा गया है, लेकिन अगर ये भ्रमवश हो जाता है, अगर इसको दीवार से जो है ढंग से नहीं लिखा जाता है तो ये खाना न पढ़ के रवाना पढ़ा जाएगा। जैसे अरण्य लिखा जाता है, इसलिए भ्रमवश हम इसे, जैसे रवाना हम पढ़ लेते हैं, खानों को हम क्या पढ़ेंगे, रवाना हम पढ़ लेंगे, और जैसे अरण्य लिखा गया तो अराय जो है हम इसको पढ़ लेते हैं। फिर अगली जो कमी है वह शिरोरेखा का विधान भी अनुपयुक्त है, अतः कभी कभी गड़बड़ी उपस्थिति हो जाती है। शिरोरेखा जो स्लीपिंग लाइन, देखिए इसको हम स्लीपिंग लाइन बोलते हैं, शिरोरेखा बोलते हैं, तो शिरोरेखा के कारण भी है ये विधान अनुपयुक्त हमें नज़र आता है, और इसके कारण कई बार है पढ़ने में है अशुद्धि हो जाती है। जैसे भगवान लिखा हुआ है, ठीक है, और हम भगवान
को हम क्या पढ़ लेंगे, मगवान हम इसको पढ़ सकते हैं शिरोरेखा के कारण। फिर चौथी जो है कमी है वो पढ़ेंगे हम। रेफ का विधान भी गड़बड़ी उत्पन्न करता है। रेफ क्या होता है, देखिए ये कई रूपों में प्रयुक्त होता है। जैसे अगर हम र वर्ण है, देखिएगा र की मात्रा, र के हम विभिन्न विभिन्न रूप यहाँ पर देखते हैं। जैसे राम लिखा हुआ है, राष्ट्र लिखा हुआ है, और क्रम लिखा हुआ है, कर्म लिखा हुआ है। ये है जो रेफ विधान है। र के भिन्न भिन्न यहाँ पर रूप हमें देखने को मिलते हैं। इससे कई बार है अशुद्धि यहाँ पर होती है। अगला, यह लिपि टाइपराइटर के लिए उपयुक्त नहीं है। अंग्रेजी में कुल 26 वर्ण हैं, जबकि देवनागरी लिपि में शुद्ध वर्णों की संख्या 45 है। नंबर 7 इसकी जो कमी है, देखिए अगर हम देखते हैं तो अंग्रेजी में तो क्या होता है 26 वर्ण ही होते हैं, इसलिए टाइपराइटर के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। लेकिन जब हिंदी हम लिखते हैं, देवनागरी लिपि हम जब लिखते हैं, तो इसमें टाइपराइटर के लिए भी उपयुक्त नहीं होती हैं। फिर अगली जो कमी है इसकी, देवनागरी लिपि मुद्रण कला की दृष्टि से भी सुविधाजनक नहीं है। प्रेस में इस लिपि के लिए 120 से 700 तक के वर्णों की आवश्यकता होती है। मुद्रण कला के लिए भी क्या देखते हैं, ये सुविधाजनक नहीं होती। असुविधा यहाँ पर हमें मुद्रण कला के अंतर्गत इसके कारण इसमें मिलती है। देखिए कि जो प्रश्न है इसका, हम एक प्रश्न देखते हैं, कमी से संबंधित नहीं है लेकिन लिपि से संबंधित वो प्रश्न है। देखिएगा, भारत की राष्ट्रलिपि का नाम लिखते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो भारत की राष्ट्रलिपि हमने क्या पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा, देवनागरी है। यह विश्व में प्रचलित सभी लिपियों में सर्वाधिक वैज्ञानिक है। यह बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। इस लिपि में लिखने पढ़ने में भ्रम की गुंजाइश नहीं है। इसे जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखी जाता है, और जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा भी जाता है। संपूर्ण लिपि समूह में स्वर और व्यंजन में विभक्त है। इसमें स्वरों के लिए मात्राओं की सुनिश्चित व्यवस्था है। वर्णों पर शिरोरेखा का प्रयोग होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।